All right. So I have sent you a question in your group. जिस ग्रुप में आपका क्लास का लिंक गया है वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा है। एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, छोटा सा पैसेज है, एक पैराग्राफ आप समझ लीजिए, सिर्फ एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और इस पैराग्राफ की समरी एक लाइन में 4 ऑप्शन में आपको गिवन है। जो 1 2 3 4 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 करके लिखा है, ठीक है। 4 लाइनों में यानी कि 1 2 3 4 इस पैराग्राफ का पॉसिबल समरी है, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो एक लाइन में समराइज किया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, यानी कि इस पैराग्राफ में जब आप रीड करेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, ठीक है। एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया है। 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कौन सा लाइन यानी कि 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर ये समझाता है या सबसे बेहतर आपको बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। If you go ahead and read this paragraph, let me share this image also. मैं यहाँ पर शेयर भी कर देती हूँ क्योंकि मुझे समझाना होगा उस पैराग्राफ को आपको। तो मैं यहाँ पे शेयर भी कर रही हूँ, लेकिन आपको मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। सो इफ यू लुक इट दैट वे ऑल्सो, तो आप आराम से वहां पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। या फिर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। there is a paragraph given here. यहाँ पर एक पैराग्राफ, इतना सा पैराग्राफ है, ये जो पोर्शन है ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको रीड करना है और उसके बाद ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसका क्या पॉसिबल समरी हो सकता है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको अच्छे से समराइज करके बता दे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। इस पैराग्राफ को रीड करिए। 2 मिनट में दे रही हूँ, 2 मिनट में खुद से रीड करके मुझे यहाँ चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी आपको। 2 मिनट में ये पूरा पैराग्राफ जो है, इतना सा पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है, बस यहाँ तक ये पैराग्राफ आप रीड करो। पहले ये पैराग्राफ रीड करो, फिर कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन सा इसकी समरी बता पा रहा है अच्छे से, ठीक है। समरी मतलब एक लाइन में बता पा रहा है कि इसमें क्या चीज डिस्कस की गई है। 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है। जो बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में फिर से बता रही हूँ क्या करना है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैराग्राफ, इसको पढ़ना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि पॉसिबल समरी हो सकता है, यानी कि इस पूरे पैसेज में इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उनमें उसको एक लाइन में कंक्लूड कर दिया गया है, उसको एक लाइन बता दिया गया है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है ये समझा रही है आपको। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, यानी कि 11:40 अभी हो रहा है। 11:42 में या 43 में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये पैराग्राफ। तब तक आप खुद पढ़ें और यहाँ चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइए कि ये 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे इसमें। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी हैंड रेस करके पूछ लो।
ऑल राइट, आई होप एवरीवन हैज रेड इट। अगर आपने ये पढ़ लिया है पैसेज, तो आप लोग मुझे आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए इस पैसेज का क्या समरी पॉसिबल है। एक लाइन में इस पैसेज से आपने क्या सीखा। ये 1 2 3 4 ऑप्शन में गिवन है, तो इस पैसेज का क्या पॉसिबल आंसर है। Okay, I have two answer. Anybody else who would like to answer the question? Alright, so let me tell you one thing. पहली बात मैं ये बता दूं कि ये जो questions होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो question होते हैं, ये अगर written format में आते हैं, यानी कि अगर MCQ में नहीं आते हैं, मान लीजिए आपको एक passage दिया गया है या एक paragraph दिया गया है और उसका आपको summary लिखना है, तो समरी अगर आप लिख रहे हैं या फिर कोई एक लाइन में आप उसको कन्वर्स कर रहे हैं कि क्या चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, तो इसका 90% ऑफ द टाइम कोई गलत आंसर नहीं होता है, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन में से जो यहाँ पैराग्राफ में बताई गई। ठीक है, तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा अगर आप लिख के बता रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यू दिया गया है तो एमसीक्यू बहुत ही टफ होता है इस पैटर्न में, क्योंकि पॉसिबल आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है रीडर या राइटर, जो कि इसने जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसके माइंड में एक ही पॉसिबल आंसर है, तभी उसने एमसीक्यू दिया है। तो उस पॉसिबल आंसर के लिए आपको ये समझना होगा कि किस इंटेंशन से ये पैराग्राफ लिखा गया है। ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर जिसने बनाया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से जो आंसर करेक्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये पैराग्राफ क्यों लिखा गया है। तो पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली हम इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है ये समझ लेते हैं। ओके, सो एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, यस यू कैन कीप ऑन आंसरिंग। ठीक है, जब तक मैं पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जूम इन कर दिया है समझाने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है ग्रुप पे। ठीक है, यस। तो first, it has been written, the human mind is wired to see patterns. Not only does the brain process information as it comes in, it also stores insights from all our past experience. यानी कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ये अलग अलग पैटर्न से बना हुआ है। ठीक है, इसको वायर किया गया है, मतलब ये भी एक तरह का एक सिस्टम सर्किट है। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो एक तरह का सर्किट है जिसमें वायर किए गए हैं अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू। ठीक है, वायर्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू ये कनेक्ट हो रखे हैं। ना ही ये सिर्फ जो प्रोसेस है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है ये सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन गेन करके उसको प्रोसेस करने के लिए ही नहीं है। यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है, वो प्रोसेस होता है, प्लस आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट लाइफ में आपने जितनी भी लाइफ अभी तक जी है, उन सभी का एक्सपीरियंस जो है, यानी कि उन सभी से जो सीख आपको मिली है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। ठीक है, चल भले आपको पता हो या ना पता हो ये चीज डिफरेंट है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको वार्निंग मिल जाती है उस चीज की जो सही हो रही है या नहीं हो रही है। वो वार्निंग कैसे मिलती है? क्योंकि उसका जो डाटा है, जो उसकी सीख है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके माइंड में स्टोर ऑलरेडी हो रखे हैं।
every interaction, happy or sad, is cataloged in our memory. चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, उसको एक कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब आपको पता होगा, वो पूरा उसने टेबल्स में या एक स्पेसिफिक तरीके से वहां पर पैटर्न करके वहां पर स्टोर किया गया है कि ये चीजें जो हैं, ये मेमोरीज जो हैं, ये हैप्पी मेमोरीज हैं, और ये वाली जो मेमोरीज हैं ये सैड मेमोरीज हैं। तो इन सभी को अच्छे से कैटलॉग करके यहाँ पर स्टोर किया गया है। ठीक है। Intuition draws from the deep memory well to inform our decisions going forward. In other words, intuitive decisions are based on data and not contrary to data as many would like to assume. यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब होता है जब आपको एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि ये चीज जो हो रही है ये बहुत ही सही हो रही है मेरे साथ। ठीक है, एक वो खुशी आती है कि चलो कोई बात नहीं, ये मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं से निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ना दुख नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है, यानी कि आपकी मेमोरीज जो हैं वो जानती है कि यहाँ से अगर आपको निकाल दिया गया तो ये अच्छे के लिए हुआ है आपके। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ चढ़ रहा था कि अगर वो आप वहां पर रहते तो आप ही के लिए खराब होता, तो अच्छा है कि आप वहां से निकाल दिए गए। एक इंट्यूशन होता है जब कुछ गलत हो रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है या फिर कुछ गड़बड़ आप करने वाले हो, जैसे कि आप कोई सामान भूल रहे हो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है क्या भूल रहे हो, तो वो जो फीलिंग आती है कि आप कुछ भूल रहे हो, ये फीलिंग को कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, उस फीलिंग को, जैसे आपको माइंड में लग रहा है ऐसा, या ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ तो भूल रहे हो लेकिन याद नहीं आ रहा है, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशंस जो है वो आपके इनर फीलिंग्स होती हैं जो आपको बताती हैं कि जो चीजें हैं वो सही हो रही हैं या कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो वो इंट्यूशंस जो हैं वो डीप मेमोरी वेल्स, यानी कि हमारे माइंड में जो मेमोरी वेल्स हैं, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन के, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जो चीज हम ऑलरेडी पास्ट में लर्न कर चुके हैं उसकी लर्निंग के हिसाब से आगे के डिसीजन हम, हमारे इंट्यूशंस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं लेने में। ठीक है, तो जो इंट्यूसिव डिसीजन होता है, ठीक है, जो इंट्यूसिव डिसीजन होता है वो सिर्फ हमारे उस डाटा पे बेस्ड रहता है जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये जानना है कि वो जो सामने वाला पर्सन है ये आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, ये इंट्यूशन आपके पास कैसे आएगा? ये फीलिंग आपको कैसे पता चलती है कि वो जो पर्सन है वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है? पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, उसका जिस तरीके का बिहेवियर है उससे आप पता लगा लेंगे कि इस तरीके का बिहेवियर वो पर्सन जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन रखता है वो कभी नहीं करेगा। इस तरह के बिहेवियर वो पर्सन करता है जिसके मन में आपके लिए गलत इंटेंशन हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंट्यूसिव डिसीजन जब लेते हैं तो ये इस डाटा पे बेस्ड होता है जो आपके मेमोरी वेल में है ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन खराब है, ठीक है, या बुरा पर्सन है। ये चीज आपको कैसे पता चली कि वो दिल का अच्छा है? क्योंकि उसका आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, आपके अंदर की फीलिंग कह रही होगी कि नहीं, इसके मन में कुछ और चल रहा है, ये पक्का किसी और वजह से मुझे परेशान करता है। ठीक है, तो ये जो डाटा होता है जो आपको सामने दिखता है या जो लोगों के आसपास रहता है, इस डाटा के ऊपर बेस्ड नहीं होता है आपका इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन जो होता है या फिर इंट्यूसिव डिसीजन जो होता है वो बेस्ड होता है उस डाटा के ऊपर जो आपके माइंड में है। ठीक है, आपके माइंड में जो डाटा है, दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर इंट्यूसिव डिसीजन। When we subconsciously spots patterns, the body starts firing neurochemicals in both the brains and gut. ठीक है, जब हमें कुछ ऐसा पैटर्न नजर आता है, यानी कि कुछ ऐसा होते हुए नजर आता है जो ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर जो हमने एक्सपीरियंस इस तरह का सिचुएशन पूरा एक्सपीरियंस किया हो, चाहे आधा एक्सपीरियंस किया हो, किसी और को देखा हो एक्सपीरियंस करते हुए, तो ये पैटर्न, इस तरह का पैटर्न अगर हमें दिखता है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी सेल्स होते हैं,
वो हमारे ब्रेन को और हमारे गट को, गट यानी कि हमारा स्टमक, ठीक है, तो ब्रेन को और गट को ये न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, वो सिग्नल्स भेजता है कि कुछ सही हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, विच इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट लाइन। दीज सोमैटिक मेकर्स इनको बोला गया है जो सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है। सोमैटिक मेकर्स आर व्हाट गिव्स अस दैट इंटेंस सेंस ऑफ समथिंग इज राइट और दैट इट्स ऑफ, ठीक है, यानी कि ये जो फीलिंग होती है आपके गट में यानी कि आपके स्टमक में या फिर आपके ब्रेन में, जो वो फीलिंग होती है जब आपको लगता है कि कुछ सही जा रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, इट्स ऑफ मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। Not only are these automatic processes faster than rational thoughts, but our intuition draws from decades of diverse quantitative experience, sight, sound, interaction, etc., a wholly new feature that big data alone could never accomplish. यानी कि ये जो हमारा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन से बात की पहली बार और बात करते ही कोई ऐसा रीजन हुआ जिसकी वजह से आपका माइंड कह रहा है कि वो पर्सन जो है वो अच्छा पर्सन नहीं है या फिर ये पर्सन जो है ये बहुत भरोसे लायक पर्सन है, तो ये जो फीलिंग होती है आपके अंदर ये बहुत ही फास्ट होती है, और ना सिर्फ फास्ट होती है, इसका जो बेसिस होता है, इस डिसीजन का जो बेसिस होता है, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ही डाइवर्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से जो आपने देखा है, सुना है या होते हुए देखा है, इंटरेक्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, उन सभी से ये डाटा जो है कलेक्ट करके आप यहाँ पर इस डिसीजन को लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, या फिर ये जो पर्सन है ये गलत है, इसके माइंड में कुछ गलत इंटेंशन हो रहा है। तो ये जो फीलिंग आपकी है अंदर से, वो फीलिंग क्या कह रही है, वो फीलिंग आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने देखा है, सुना है, जो होते हुए आपने देखा है, जो आपके साथ हुआ है, उन सभी चीजों का एक्सपीरियंस आपका ये डाटा रिट्राइव कर रहा है, और उसके बेस्ड आपका ये जो प्रोसेस है ये आपको इंट्यूशन दे रहा है, ये आपको फीलिंग दे रहा है कोई कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। प्लस आपका ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिक होता है और बहुत ही फास्ट होता है। रैशनल थॉट्स का मतलब कि जो आप जबरदस्ती सोचते हैं, मान लीजिए आपको जानना है कि ये पर्सन जो है ये मुझसे क्यों इतना अच्छे से बात कर रहा है, या फिर ये पर्सन जो है ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तो इसके लिए आप रैशनल थॉट्स निकालेंगे, यानी कि आप जबरदस्ती सोचेंगे, अपने माइंड को मजबूर करेंगे सोचने का कि ये पर्सन अगर मुझे डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया या फिर कुछ मैंने ऐसा किया जो उसे लगता है कि वो गलत है। तो ये सारे थॉट्स आपके रैशनल थॉट्स है जो आप जबरदस्ती अपने माइंड से क्वेश्चन पूछते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुछ गलत हुआ है या फिर ये पर्सन इस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसीजर क्या होता है, आपका इंट्यूशन, ठीक है, आपका इंट्यूशन जो होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपको उसके लिए कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप वो फीलिंग आएगी कि ये जो चीज हो रही है ये सही हो रही है या ये गलत हो रही है। एंड ये जो फीचर है ये इतना बड़ा डाटा है, इसको हम खुद से कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर सकते, मतलब हम खुद से कुछ ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो इस तरह का प्रोसीजर कर पाए, या फिर हम खुद अपने रैशनल थॉट से कभी भी इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, जो हमारा इंट्यूशन जितने फास्ट ऑपरेट करता है उतना हम खुद से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, अपने माइंड से वो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं हम इतनी जल्दी इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। नाउ इज देयर एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? All right, if you understood the paragraph, then let me tell you यहाँ पर options जो given है, that is intuition is infinitely richer than big data which is based on rational thoughts and accomplishes more than what big data can। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि intuition जो है वो ज्यादा रिचर का मतलब होता है कि ज्यादा समझदारी वाला चीज है या फिर ज्यादा अच्छा चीज है, अच्छा डिसीजन देता है बेस्ड ऑन बिग डाटा, बहुत बड़े डाटा का कलेक्शन के बेस्ड पे आपका ये इंफॉर्मेशन मिलता है। और रैशनल थॉट यानी कि हम जबरदस्ती जो चीजें सोचते हैं, ठीक है, ये सोच जो है इस बड़े डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है, विच इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल भी मेंशन की गई है।
Intuitions are automatic process and therefore faster than rational thought, and so based a decision based on them are better. यानी कि ये कहा जा रहा है कि इंट्यूशंस जो है वो रैशनल थॉट से ज्यादा फास्ट हैं और ऑटोमेटिक होते हैं, और ये डिसीजन जो होते हैं ये ज्यादा बेटर होते हैं रैशनल थॉट से। ठीक है। Intuition draws from deep memory and may not be related to data, but to decades of diverse qualitative experience। यानी कि हमारा जो इंट्यूशन का डिसीजन है, इंस्टीट्यूशन डिसीजन जो होता है, ठीक है, वो डिसीजन जो होता है, इंट्यूशन का जो डिसीजन होता है वो हमारा बहुत ही लार्ज डाटा बेस से हम निकालते हैं, डीप मेमोरी से, अंदर से मेमोरी से निकलता है वो डिसीजन। और वो ना सिर्फ मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा उस पर्सन ने किया हो तभी हम उसे गलत कह रहे हैं, या फिर वो उस पर्सन ने कुछ बहुत ही अच्छा किया है हमारे साथ इसीलिए हम उसे अच्छा कह रहे हैं। नहीं, ये डिसीजन जो होता है ये सालों के हमारे एक्सपीरियंस से, देखने से, सुनने से, हमारे साथ जो हुआ, हमने देखा दूसरे के साथ होते हुए, इन सभी डिसीजन से, इन सभी एक्सपीरियंसेस से हम ये डाटा रिट्राइव करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। Intuitions are neurochemical firings based on pattern recognized and draw upon a rich and vast database of experience। यानी कि intuition क्या होता है ये हमें बताया गया है कि intuition chemical न्यूरोकेमिकल फायरिंग्स है। फायरिंग्स मतलब आपको चार्जेस भेजे जाते हैं। तो इंट्यूशन जो है वो न्यूरोकेमिकल फायरिंग है। जब हम पैटर्न समझ जाते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है, जो देख चुके हैं, जो सुन चुके हैं, उस पैटर्न को समझने के बाद जो हमारा पूरा डाटा बेस है, पूरा एक्सपीरियंस है जो पीछे माइंड में हमारे चल रहा है, डीप मेमोरी में, उसके बेस्ड हमारा जो इंट्यूशन होता है, उसके बेस्ड हमारा जो न्यूरोकेमिकल फायरिंग होता है, उसे हम इंट्यूशंस कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि इंट्यूशन जो है वो क्या है और वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। So that is retrieved, or you can say that is composed in only one option, that is option number 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, I cannot mark that। चलिए, मार्क नहीं कर सकती मैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्यों करेक्ट है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी का जो तीनों ऑप्शन है ये आपके लाइंस लिए गए हैं जो कि आपके पैराग्राफ में लिखा गया है, लेकिन पैराग्राफ में जो लिखा गया है उसकी समरी यानी कि उसका जो कंक्लूजन है वो लाइन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है, लाइन नंबर 1, 2 and 3 आर डाटाज रिट्राइव्ड फ्रॉम दी पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो डाटा गिवन है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन हमें समरी खोजना है। जो क्वेश्चन है वो क्या, a paragraph is followed by the 4 options which have summarized the paragraph in their own way। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट समरी खोजना है इस पैराग्राफ का, which is option number 4। if you have any doubt in this question you can go ahead and ask me। इसमें कुछ भी ऐसा जो आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड हो जा रहा है। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन के बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक पैसेज है मेरे पास, लेकिन पैसेज बहुत ही टाइम लगाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक पैरा जंबल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 2 पैरा जंबल के क्वेश्चंस है मेरे पास, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट सेंड यू दैट क्वेश्चन हियर। ठीक है, मुझे वो क्वेश्चन भेजने दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ और ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड भी कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप बाद में भी उसको यूटिलाइज कर सके उस क्वेश्चन को। ठीक है, yes, these are the 2 questions here, question number 24 and question number 23 and question number 24। इसमें करना क्या है, आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है, इसको रीअरेंज करना है।
पॉसिबली, जरूरी नहीं है कि रीअरेंज करना ही है, लेकिन पॉसिबल है कि इसका अरेंजमेंट जो है वो सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है चारों स्टेटमेंट और फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना रहे हैं जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं। अगर नहीं तो आपको सीक्वेंस सही करना है ताकि सही पैसेज यहाँ पर बन पाए। तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड इंक्रीज द स्क्रीन हियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 मैं इंक्रीज करके दिखा रही हूँ और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ ताकि जिसका 23 कंप्लीट हो जाए वो 24 बना पाए अपने से। रीड द क्वेश्चन केयरफुली और इसको आप आंसर आराम से करिए, क्या पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23, 24 मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। तो जिसका आंसर हो जाए 23 करना, वो सीक्वेंस मुझे यहाँ पर एक काम करना, सीक्वेंस जो है ना इस तरह क्वेश्चन 23 Q23 और ब्रैकेट में सीक्वेंस लिख के भेजना, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको आंसर रहना चाहिए। आई एम राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आपको डाउट ना हो, ठीक है। Q23 और इस तरह ब्रैकेट में जो भी सीक्वेंस है आपका कॉमास के बीच रहना चाहिए। और अगर 23 का क्वेश्चन का हो जाए आंसर तो वो मुझे यहाँ पर ग्रुप में सेंड करके आप क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट्सएप ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं और वो भी मुझे सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करके। यू हैव टू पॉसिबली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस करना ही पड़े। पॉसिबिलिटी है मे और मे नॉट बी इन द राइट ऑर्डर, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सीक्वेंस सही ना हो। लेट्स मी डू दिस। यहाँ पर 12:05 हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर मैं आपको 10 मिनट्स दे देती हूँ, यानी कि 12:15 तक आप अपना आंसर मुझे लिख के भेज सकते हैं। बोथ द क्वेश्चन 24 एंड 23 एंड 24 बोथ क्वेश्चन का आप आंसर 10 मिनट्स में अच्छे से एक्सप्लेन, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होगा, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। and you can go ahead and read both the question and answer both the question within 10 minutes. 10 minutes is enough, बहुत ज़्यादा टाइम है। हालांकि आपको बहुत कम टाइम में कर लेना चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स में दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से रीड करके समझ के आंसर कर पाए। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं करते हैं कभी भी, एंड दे आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कम से कम मेरी 5 से 6 क्लासेस नहीं की होंगी, कम से कम। Ranjan, please answer the question with your question number, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिए। यू हैव टू क्वेश्चन फॉर द सीक्वेंस ना, तो आप किस क्वेश्चन का सीक्वेंस कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए एक बार।
Okay, I have 6 answers here. Anybody else who would like to answer? All right, so how much time do we have? 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे पास काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 24, 23. Okay, let me see here. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 student have answered. जिसमें से 2 student ने दोनों क्वेश्चन का आंसर किया है, 23 and 24. Anybody else who would like to answer? ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका क्या सीक्वेंस है ये आपको फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो लेट मी डू दिस. आई विल टेल यू व्हाट पॉसिबल आंसर यू कुड गेट हियर. यहाँ पर क्या पॉसिबल आंसर है वो सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगी, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए. जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर मुझे चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 23. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. It is regimes of truth that make certain relationships speakable. Relationships like subjective or constituted through discursive formation, which sustains regimes of truth. Relationships are nothing without the communication that brings them into being. Interpersonal communication is connected to knowledge shared by interlocutors, and scholars should attend the relational histories in their analysis. A Foucauldian approach to relationships goes beyond those conceptions of discourse and history to Marco-level regimes of truth as constituting relationships, considering micro-practices with relationships that are constituted within the simultaneously contributors to regimes of truth, acknowledges the central position of power knowledge in the constitution of what has come to be considered true and real. ये आपका sentences है. So here यहाँ पर बताया जा रहा है sentence में, यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ है पूरा लिखा क्यों जा रहा है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और सच्चाई का, यानी कि ट्रुथ और कम्युनिकेशन, बात करने का और सच्चाई का क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर हम रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है और उसके लिए सच्चाई भी जरूरी है. यू हैव टू स्पीक अप विद द हेल्प ऑफ with truth. ठीक है, हमें सिर्फ
सच्चाई बोलनी है और हमें झूठ अगर बोलना है तो कम्युनिकेशन हमारा वैसे ही बैरियर्स में ही जा रहा है, तो रिलेशनशिप खराब ही जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किस सेंटेंस में हो रहा है, दैट इज योर सेंटेंस नंबर 2। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है कि किस किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कितना जरूरी है और कम्युनिकेशन के साथ साथ सच्चाई कितनी जरूरी है, ये कम्युनिकेशन के लिए रिलेशनशिप दोनों में क्या है यहाँ पर इंटरैक्शन, ये बताया जा रहा है सेकंड नंबर स्टेटमेंट में। तो 2 हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि रिलेशनशिप जो है वो कम्युनिकेशन से हम अच्छा कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन अगर हमें अच्छा रखना है, चलाना है उस रिलेशनशिप को, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद कम्युनिकेशन जानने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अप्रोच बताया गया है। ठीक है, फॉकलॉडियन अप्रोच बताया गया है। फॉकलॉडियन अप्रोच क्या होता है रिलेशनशिप में हमें कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स ही नहीं बताता है, इसके आगे भी बताता है। क्या बताता है, राइम्स ऑफ ट्रुथ्स, रिजाइम्स ऑफ ट्रुथ्स एज कंट्रीब्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग रिलेशनशिप, यानी कि आपकी जो सच्चाई है, आप अगर सच बोल रहे हैं और कम्युनिकेट करते रह रहे हैं, यानी कि बार बार आप सच बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेबलाइज रहता है। यही मीनिंग है फ्रोकॉडियन अप्रोच का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस नंबर में क्या आ गया, 2 और 3, और इसके बाद आपको फॉर्मुलेट करना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 आएगा या फिर 4 आएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 में बताया गया है कि रिजाइम्स ऑफ ट्रुथ दैट मेक सर्टेन रिलेशन स्पीकेबल, यानी कि रिजाइम्स ऑफ ट्रुथ के ही बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है, किस तरह हम इसे प्रैक्टिस करके रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बाद लास्ट लाइन में कंक्लूजन बताया जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और रिजाइम्स ऑफ ट्रूथ का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपका 2-3 के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आएगा, यानी कि 23 क्वेश्चन का सीक्वेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 2-3-1-4। क्वेश्चन नंबर 23 का सीक्वेंस हो जाएगा 2-3-1-4। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज जिसने सही आंसर किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रीड करते रहिए, वी विल गेट दैट आंसर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, let's read the statements that are given in the question. Businesses found automation such as robotic employs a big asset in terms of productivity and efficiency. But in recent years, robotics has had increasingly impact on unemployment, not just of manual labor, as computers are rapidly handling some white collar and service sector works. For years, politicians have promised workers that they would bring back their jobs by clamping down on trade, offshores, and immigration. Economists, based on their researches, say that the bigger threat to job now is not globalization but automation. देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी यहाँ पर किस चीज पे बात की जा रही है कि आपका जो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि इनडायरेक्टली ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके इकोनॉमिक खराब करने में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी में वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये चीज डिस्क्राइब की जा रही है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किस चीज से ये स्टार्टिंग हो रहा है, द स्टार्टिंग सेंटेंस यहाँ पर फाइंड करना मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट नंबर 3। For years, politicians have promised workers that they would bring back their jobs by clamping down on trade, offshores and immigration. ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे है ये भी बता दूं।
ये स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, यानी कि ये ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट इशू जो है उसके ऊपर हुक जमाया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर सीधा मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन हमें सिर्फ प्रोमिसेस ही मिल रहे हैं पॉलिटिशियंस के। So statement number 3 is your correct statement for your introduction. That is your first statement in the paragraph. Second statement would be 4, जो कि इकोनॉमिक्स रिसर्च करके बताते हैं कि ऑटोमेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा बड़ी इशू है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन क्यों प्रॉब्लम है ये बताया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है कि अगर हम ऑटोमेशन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास बिजनेस है वो तो यही सोचेंगे कि जितना कम खर्च में उनका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। सो उनके लिए ऑटोमेशन प्रॉफिटेबल है, बहुत ही बड़ा एसेट है, क्योंकि वो इफिशिएंटली काम करता है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैनुअल लेबर से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो पर डे बना पा रहे हैं, और क्योंकि एफिशिएंट है, ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ज्यादा बिकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। बट इन रिसेंट ईयर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही मेजर वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर काम में यहाँ पर ऑटोमेशन डाल रहे हैं। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब्स या फिर सर्विस सेक्टर वर्क्स जो होता है, सर्विस सेक्टर आपको पता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं वो जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो एक तरह से इंटेलिजेंस वाला काम करते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए या फिर आपका इस तरह का जो भी जॉब होता है जो कि आपका एक तरह से आपको सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहकर वो एक पर्टिकुलर कंपनी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। तो ये सारे जो जॉब्स होते हैं ये सारे जॉब्स जा रहे हैं क्योंकि अब हम कंप्यूटर और रोबोटिक्स के थ्रू यहाँ पर ये सारे जॉब्स पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो योर सीक्वेंस फॉर क्वेश्चन नंबर 24 वुड बी 3, 4, 1 and 2। ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन। ओके, तो 23 का सीक्वेंस था 2, 3, 1, 4 एंड 24 का सीक्वेंस है 3, 4, 1, 2। सी यहाँ पर पैराग्राफ जो है जरूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस यहाँ पर 3, 4, 1, 2 यहाँ पर लिखा है तो वही सही है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में आपके पास और पैराग्राफ और सीक्वेंस बनाने का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जैसे है तो यहाँ पर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो स्टेटमेंट नंबर 1 से भी। ठीक है, लेकिन वहां पर भी आपको सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से चेंज करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 करके आप यहाँ पर इस सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ये सीक्वेंस भी पॉसिबल है, 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, ये सीक्वेंस भी पॉसिबल है, लेकिन ये सीक्वेंस तभी होगा अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी गिवन होगा आप चूज कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक गिवन है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप दोनों में से अगर 1, 2, 4, 3 गिवन है तो वो चूज करो, 3, 4, 1, 2 गिवन है तो वो चूज करो, लेकिन दोनों अगर गिवन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो राइटर है इसने किस फॉर्मेशन में आपका पैराग्राफ डाला है। ठीक है, तो यू विल हैव टू चूज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो आपको पहले लिखा गया है 3, 4, 1, 2 वाला सीक्वेंस आपको चूज करना होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन यही था कि वो पहले जो चीजें खराब है उसके बारे में पहले बता रहा है और क्यों खराब है फिर बाद में बता रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर कोई डाउट है दोनों ही क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने दोनों आपको सेंड कर दिया गया है। ठीक है, एंड जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आंसर नहीं किए हैं उन क्वेश्चंस का, तो आपके लिए मैं यहाँ पर होमवर्क सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक पैसेज है उसके साथ उसके क्वेश्चंस है, उस पैसेज को पढ़िए, उसका क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे और मंडे को हम वो पैसेज डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मंडे को मुझे बिल्कुल डिले नहीं चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं वो सब प्रेजेंट रहेंगे
और आपका मंडे से यहाँ मंडे को आपका जो पैसेज होगा उसके क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे, फिर उसके बाद मैं समझा दूंगी पैसेज, फिर मैं बताऊंगी कि किसका आंसर सही था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर अटेंडेंस।